ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 2 यूटिलिटी से। अब तक अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो हमने यूटिलिटी का मीनिंग, फीचर्स और उसके टाइप कंप्लीट किए थे। अब हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DMU। तो वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जस्ट अ रिविजन बेसिस हम लोग यूटिलिटी का मीनिंग एक बार और देख लेते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि मैं बार बार आपको यूटिलिटी का मीनिंग क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब भी आपको फीचर्स एंड टाइप्स पूछे रहेंगे तो आपको वो मीनिंग लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आपको क्वेश्चन में बोला हो, नहीं बोला हो, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए आपको यूटिलिटी का मीनिंग लिखना पड़ेगा। तो यूटिलिटी इज़ अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। इन अदर वर्ड्स, यूटिलिटी इज़ अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। अब आपको डिटेल में तो मीनिंग पता ही है कि यूटिलिटी मतलब कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये जो लॉ है वो बनाया था प्रोफेसर गॉसन ने, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोफेसर गॉसन्स फर्स्ट लॉ। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए पूछ सकते हैं। जो DMU लॉ है वो प्रोफेसर गॉसन द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसे गॉसन्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। लेकिन इसे डिटेल में डिस्कस किया था प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि पब्लिश हुई थी 1890 में। अब ये जो सेंटेंस है ना वो आपको तीनों लॉ में दिखाई देगा, डिमांड लॉ एंड सप्लाई लॉ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमको टोटल 3 लॉ के बारे में पढ़ना है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ, डिमांड लॉ एंड सप्लाई लॉ, और इन तीनों लॉ का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। अब ये जो लॉ है ये विद अजम्पशंस आता है 8 मार्क्स के लिए, लास्ट एग्जाम तक आया था। तो अब हम लॉ में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। यूनिवर्सल मतलब ये जो लॉ है वो ना तो किसी कास्ट, क्रीड, जेंडर, किसी के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। ये लॉ सब नॉर्मल पर्सनस के लिए कॉमन है। ये नॉर्मल कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात करता है। सपोज टेक एन एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान है जो बहुत प्यासा है तो उसको एक ग्लास ऑफ वाटर, जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर वो कंज्यूम करेगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत हाईली यूटिलिटी डिराइव होगी। उसके बाद जब सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर है तो थोड़ा कम अच्छा लगेगा, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर है तो थोड़ा और कम अच्छा लगेगा। तो इस लॉ में बताया गया कि जैसे जैसे हम कंजम्पशंस का यूनिट इंक्रीज़ करते हैं, जैसे जैसे हम एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करना शुरू करते हैं, हमारी जो यूटिलिटी है वो डिमिनिशेस यानी कम होना शुरू हो जाती है। ये तो आप सब लोग जानते हो कि जब भी आप बाहर से आते हो या अगर आप हंग्री हो, भूखे हो, तो आपको मम्मी ने खाना दिया तो आप पहली रोटी बहुत फटाफट खाते हो क्योंकि आपको बहुत भूख लगी है। फिर सेकेंड थोड़ा स्लो, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद आप स्टॉप कर देते हो। तो ये हमारा नॉर्मल कंज्यूमर बिहेवियर है कि जितने ज़्यादा यूनिट्स हम कंज्यूम करना शुरू करते हैं, हमारी यूटिलिटी कम 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 होना शुरू हो जाती है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर दैट यूटिलिटी डिराइव्स डिमिनिशेस विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। तो जैसे जैसे हम लोग कंज्यूम करते हैं, हमारी इंटेंसिटी ऑफ वांट डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये हमने मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी में भी पढ़ा था। उनके बीच के रिलेशन में हमने पढ़ा था कि 6th पॉइंट पर आप फुल्ली सेटिस्फाई हो जाते हो। 6th यूनिट की कंजम्पशन के बाद आप फुल्ली सेटिस्फाई हो जाते हो और उसके बाद आपकी यूटिलिटी डिसयूटिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। सेम चीज़ आपको इस लॉ में भी पढ़नी है। तो अब ये लॉ में सबसे पहले हम लिखते हैं स्टेटमेंट। आपको जब भी क्वेश्चन पूछा रहेगा कि डिस्क्राइब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है कि ये लॉ किसने बताया था, क्या था। उसके बाद स्टार्ट करना है स्टेटमेंट ऑफ लॉ। According to Professor Alfred Marshall, other things remaining constant, the additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of thing diminishes with every increase in the stock that he already has. अब ये जो स्टेटमेंट है ना, आप अपने ओन वर्ड्स में नहीं लिख सकते हो, आपको स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड सेम लिखना है। जो भी डेफिनेशंस होती है या जो भी लॉ के स्टेटमेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने बनाए होते हैं और हम उनमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो जो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने बोला था, हमें सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। तो एक बार इनको याद करने का तरीका देख लेते हैं। आप इसको कट कर करके छोटे छोटे सेंटेंस में कट करके याद कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब ये लॉ कब काम करेगा, जब कुछ चीज़ें कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होगी, वो होते हैं उसके असम्पशंस। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स। अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो जो भी आपका एडिशनल बेनिफिट है जो आप डिराइव कर रहे हो, किससे डिराइव कर रहे हो? फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक। जो एडिशनल यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे, फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ थिंग डिमिनिशेस, कम होता जाता है विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़।
तो हम जैसे जैसे चीज़ें कंज्यूम करना शुरू करते हैं, हमारा जो एडिशनल बेनिफिट है जो हमें नेक्स्ट चीज़ से डिराइव होने वाला है, वो धीरे धीरे कम होना या डिमिनिशेस होना शुरू कर देगा। तो अब हर लॉ के जो भी आप लॉ देखेंगे, सबसे पहले उसमें आता है इंट्रोडक्शन, देन स्टेटमेंट, फिर आएगा आपका टेबल या शेड्यूल, फिर आएगा आपका ग्राफ और आएगा उसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ तक लिखेंगे तब जाके आपका 4 मार्क का लॉ ऑफ तब जाके आपका 4 मार्क का ये लॉ कंप्लीट होगा। आपको जो लॉ विद अजम्पशंस पूछा जाता है मोस्टली 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो उसमें से 4 मार्क या 3 मार्क होते हैं लॉ के लिए और बाकी के मार्क्स होते हैं अजम्पशंस के लिए। तो अभी हम पहले इसका टेबल देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ के बाद आपको टेबल बनाना है। टेबल सेम जैसा मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में था वैसा ही है। फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स, जो कमोडिटी एक्स हमने मार्जिनल यूटिलिटी में अज्यूम की थी, सेम वही टेबल है। हम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। हमारी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे डिमिशेस होना शुरू हो रही है, वही 2 का डिफरेंस लेना है आपको। 10 2 6 4 2 0 -2। यहाँ पर भी 6th यूनिट तक हम फुल्ली सेटिस्फाई हो चुके हैं, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी आ गई है। उसके बाद अगर आप डिराइव कर रहे हो नेगेटिव यूटिलिटी, अब इन पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो यहाँ हमें टोटल यूटिलिटी प्लॉट नहीं करना है, हमको सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ ही प्लॉट करना है। तो मार्जिनल यूटिलिटी यूनिट हमने दिखाया एक्स एक्सिस पे, मार्जिनल यूटिलिटी दिखाया हमने वाई एक्सिस पे। फिर हमने जब पॉइंट्स प्लॉटिंग शुरू किया, जैसे फर्स्ट यूनिट पे आपको 10 मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हुई, सेकेंड यूनिट पे आपको 8 डिराइव हुई। तो जैसे जैसे हमने प्लॉट करना शुरू किया तो 6th यूनिट पर आपका जो कर्व है मार्जिनल यूटिलिटी वो 0 हो जाता है, वो एक्स एक्सिस को टच करेगा और उसके बाद आ जाता है वो नेगेटिव में। अब आपको जो यहाँ पर ग्राफ में शेडेड पोर्शन दिख रहा होगा वो है आपकी डिस यूटिलिटी। जब 7th पॉइंट आप कंज्यूम करते हो तो आपकी यूटिलिटी -2 में चली जाती है, दैट इज़ डिससेटिस्फैक्शन और डिस यूटिलिटी। तो वहाँ पर एरो ड्रॉ करके आपको बताना है कि वो जो पॉइंट है वो आपकी डिस यूटिलिटी है। अब ये ग्राफ है तो ऑब्वियसली ग्राफ का एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ेगा। एंड आपको मैंने पहले भी बोला था कि जब भी आप ग्राफ का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हो, पहले आपको स्टार्ट करना है कि आप एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हो और वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हो। हम हमेशा एक्स एक्सिस पे शो करते हैं यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एंड वाई एक्सिस पे शो करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर हमें टोटल यूटिलिटी नहीं बनानी है तो हम टोटल यूटिलिटी नहीं दिखाने वाला है, सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी। अब जब हम लोग पॉइंट्स प्लॉट करना शुरू करते हैं, मतलब टेबल से जब हम लोग पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो हमें एक ग्राफ दिखाई देता है जो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो फर्स्ट पैसेज में आपने लिखा कि आपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे क्या शो किया, फिर लिखा कि हमने पॉइंट्स जॉट आउट किए तो हमें एक मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डिराइव हुआ। इसके बाद लिखना है आपको मार्जिनल यूटिलिटी कर्व के बारे में। जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच गोज ऑन डिमिनिशेस, दैट द मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस होती है विद एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ कंजम्पशन से। जैसे जैसे हम कंजम्पशन इंक्रीज़ करते हैं यूटिलिटी कर्व नीचे आना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, टच करता है, तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है 0। स्टार्टिंग में मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव, फिर 0 एंड फिर नेगेटिव। तो फिर लास्ट में आपको लिखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व्स बिकम्स नेगेटिव आफ्टर कंजम्पशन ऑफ 6th यूनिट। तो ये हो गया आपका लॉ। स्टार्टिंग में आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, देन स्टेटमेंट, टेबल, ग्राफ का एक्सप्लेनेशन। इतना करने के बाद आपको पूछा होगा अजम्पशंस। तो अभी हम अजम्पशंस स्टार्ट करते हैं। अजम्पशंस होते क्या हैं? अजम्पशंस मीन्स कंडीशंस, कि अगर ये चीज़ें होगी तो ही ये लॉ काम करेगा। जैसे अगर आपने एग्ज़ाम्स के लिए अपना टाइम टेबल सेट किया है तो आप सोचते हो कि मैं 4-5 घंटे पढ़ाई कर लूँगा, टीवी नहीं देखूँगा, फ़ोन को हाथ नहीं लगाऊँगा, नीचे नहीं जाऊँगा। तो ये सारी कंडीशंस है, अजम्पशंस है कि आप अगर ये नहीं करोगे तो आपकी पढ़ाई ठीक से हो जाएगी। उसी तरह ये लॉ भी कब काम करेगा, जब ये 8 कंडीशंस, ये 8 अजम्पशंस सेटिस्फाई होंगे, अदरवाइज़ ये लॉ काम नहीं करने वाला है। तो अभी 8 कंडीशंस है। फर्स्ट रैशनलिटी, सेकंड कार्डिनल मेजरमेंट, थर्ड होमोजेनिटी, फोर्थ कंटिन्यूटी, फिफ्थ रीजनेबिलिटी, सिक्स्थ कंसिस्टेंसी, सेवन्थ डिविजिबिलिटी एंड 8th सिंगल बॉन्ड। अब इनको याद कैसे रखना है, आप अगर देखोगे तो RC HC RC DS, RC HC RC DS, रैशनलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, रीजनेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, डिविजिबिलिटी एंड अ सिंगल बॉन्ड। अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला अजम्पशन, दैट इज़ रैशनलिटी। अब जो रैशनलिटी होता है उसका मतलब होता है एक नॉर्मल दिमाग वाला इंसान। एज अ कंज्यूमर आप क्या करते हो, आप एक रैशनल पर्सन हो, आप अपनी
लिमिटेड मीन्स में से अपनी अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो। मतलब आप ट्राई करते हो कि आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे हम अगर नॉर्मल लैंग्वेजेस में बोलते हैं तो बोलते हैं कि हमारा पैसा वसूल होना चाहिए। तो आप जितनी भी चीज़ें आप पे कर रहे हो आपका पूरा पैसा वसूल होना चाहिए, आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो उसे बोलते हैं हम रैशनल बिहेवियर। तो अब ये लॉ उन्हीं लोगों पे काम करता है जो रैशनल, जो एक नॉर्मल माइंडसेट के इंसान है कि जितना भी पैसा आप दे रहे हो किसी चीज़ के लिए तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए उससे। जो इरेशनल पर्सन्स होते हैं, मतलब जो पैसा वेस्ट करते हैं या जिनको यूटिलिटी से कोई मतलब नहीं है, वो जिनको सेटिस्फैक्शन लेवल से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए लॉ काम नहीं करता है। वो हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस में। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा रैशनैलिटी कंप्लीट हुआ। सेकेंड है कार्डिनल मेजरमेंट। अब जो यूटिलिटी हमने स्टार्ट किया था फीचर्स में, हमने पढ़ा था कि ऑब्वियसली हम लोग नंबर्स में तो मेजर नहीं कर सकते, बट इस लॉ को काम करने के लिए आपको मार्जिनल यूटिलिटी को नंबर्स में डिफाइन करना पड़ता था। डिफाइन मतलब आपको बताना पड़ेगा कि आपका 10, 8, 6, 4 सब कैसे कैसे रिड्यूस हो रहा है। तो लॉ ने अज्यूम किया है कि यूटिलिटी को हम लोग कार्डिनली मेजर कर सकें, नंबर्स में मेजर कर सकें। हेंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर इजीली पॉसिबल टू नो और कंपेयर कि हमको यूटिलिटी कितनी कितनी डिराइव हो रही है ईच यूनिट से। तो कंपैरिजन के लिए हमको यहाँ पर इनको नंबर्स में बताना पड़ेगा। तो जो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल थे उन्होंने अज्यूम किया कि हम यूटिलिटी को ईजिली नंबर्स में बता सकते हैं कि एज अ पर्सन आपको कितनी यूटिलिटी डिराइव हो रही है। नाउ थर्ड इज़ होमोजेनिटी। अब जो चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हो ना वो होमोजेनस यानी सेम होनी चाहिए, सेम शेप, साइज़, कलर, टेस्ट सब में एकदम सेम होना चाहिए। जैसे अगर आप एप्पल कंज्यूम कर रहे हो, एप्पल 2 टाइप की होती है, एक रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप होते हैं। तो अगर जब आप एप्पल कंज्यूम कर रहे हो तो जो फर्स्ट एप्पल आपने कंज्यूम किया ना, सेकेंड एप्पल भी सेम साइज़, सेम शेप, सेम टेस्ट का होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक रेड एप्पल कंज्यूम कर रहे हो फिर आप एक ग्रीन एप्पल पे आ जाओगे तो आपका फर्स्ट एप्पल से जो यूटिलिटी डिराइव हुई है सेकेंड एप्पल के बाद हो सकता है कि और बढ़ जाए, क्योंकि टेस्ट चेंज हो गया ना। तो यहाँ पर आपका जो टेस्ट है ना वो सेम होना चाहिए। आपका रेड एप्पल है तो थ्रू आउट दी यूटिलिटी रेड एप्पल ही होना चाहिए। बीच में अगर आप ग्रीन एप्पल या और कोई चीज़ चेंज कर देते हो तो आपका ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन लेवल कम होने की बजाय बढ़ जाता है। जैसे अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर चॉकलेट है तो एक चॉकलेट हम कंज्यूम कर रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने चॉकलेट का टेस्ट चेंज कर दिया, जैसे डेयरी मिल्क से आप मंच या पर्क पे चले गए, तो आपको उस यूनिट में यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बजाय कम होने के, क्योंकि हमारा टेस्ट चेंज हो गया था। तो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने बोला था कि हमारा टेस्ट जो यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका साइज़, शेप, कलर, टेस्ट सब कुछ सेम होना चाहिए, तो ही हमारी यूटिलिटी डिमिनिशेस होना शुरू होगी। अब फोर्थ है कंटिन्यूटी। अभी जब आप यूनिट्स को कंज्यूम करते हो ना तो वो एक के बाद एक कंटिन्यूसली कंज्यूम करनी है विद अ क्विक सक्सेशन। ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड इन अ क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। अब जब हम खाना सुबह खाते हैं तो हमने 4 चपाती खाई, तो फोर्थ के बाद हम सेटिस्फाइड हो गए। फिफ्थ अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आप डिसयूटिलिटी या डिससेटिस्फैक्शन में चले जाओगे। लेकिन सुबह का खाना और फिर हम वापस रात को खाना खा रहे हैं, जो बीच का टाइम लैप होता है, उसकी वजह से हमारे रात के खाने में हमारी यूटिलिटी डिक्रीज़ नहीं होने वाली। फर्स्ट चपाती में भी उतनी ही यूटिलिटी रहेगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर टाइम गैप आ गया। तो अगर आप तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ को जानना चाहते हो तो आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। आपको बीच में टाइम गैप नहीं लेना है, आपको कंटिन्यूसली कंज्यूम करना है, अदरवाइज आपकी यूटिलिटी डिमिनिशेस तो नहीं होने वाली है। द फिफ्थ इज़ रीजनेबिलिटी। अब रीजनेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं ना वो बहुत बड़ी साइज़ के या बहुत छोटी साइज़ के नहीं होना चाहिए, एक मिनिमम साइज़ होना चाहिए। जैसे आपका चाय है तो चाय का हमारा रीजनेबल साइज़ होता है कप। अगर आप ढक्कन से चाय पी रहे हो ना तो आपकी यूटिलिटी एक के बाद थोड़ा इंक्रीज़ या फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज़ नहीं होगी। या फिर सपोज आप एक जग भर के चाय पी रहे हो तो आपके फर्स्ट जग में यूटिलिटी पूरी की पूरी डिक्रीज़ हो जाएगी, आपको सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो आपकी साइज़ है वो एक रीज़नेबल साइज़ होनी चाहिए। कप या फिर अगर एप्पल है तो उनको कट वट करके वैसे टाइप का, ना तो ज़्यादा बड़ा ना तो ज़्यादा छोटा, नहीं तो आपकी यूटिलिटी फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएगी। तो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने जो 6th अजम्पशन बोला है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि सेम रहना चाहिए। एज अ कंज्यूमर आपकी इनकम, टेस्ट, हैबिट्स, लाइक्स, चॉइस, डिसलाइक्स कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपको इस लॉ को एक्सपीरियंस करना है तो आपको अपनी सारी चीज़ों को वैसे के वैसे ही रखना है। बीच में अगर आपका लाइक या डिसलाइक या कुछ भी चीज़ें चेंज हो जाती है, हैबिट्स वगैरह चेंज हो जाती है, तो आपकी यूटिलिटी फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी लॉ या जो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ है आप तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आप अपनी हर चीज़ को कांस्टेंट रखोगे। नाउ द 7th पॉइंट इज़ डिविजिबिलिटी।
अभी प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया कि हम जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं उसको हम डिवाइड कर सकें, एक प्रॉपर साइज में कंजप्शन के लिए हम उनको डिवाइड कर सकें. द लॉ अज्यूम्स दैट द कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर इज डिविजिबल सो दैट इट कैन बी अक्वायर्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटीज़. जैसे हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया था कप ऑफ चाय का रीजनेबिलिटी में, कि आपका जो साइज़ है वो रीजनेबल होना चाहिए. डिविजिबिलिटी एंड रीजनेबिलिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. रीजनेबल डिविजिबिलिटी मतलब आप डिवाइड कर रहे हो और रीजनेबिलिटी मतलब आप उस साइज़ में डिवाइड कर रहे हो. जैसे हमने रीजनेबल में लिया था कि कप ऑफ चाय होता है, मतलब चाय का एक रीजनेबल साइज़ होता है कप. वैसे ही डिविजिबिलिटी में अगर आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हो तो आप उसको पार्ट में डिवाइड कर सको. आपको पूरा का पूरा एक साथ कंज्यूम नहीं करना है. अब उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करो, फिर एक एक पीसेस कंज्यूम करो एंड देन आप एक्सपीरियंस करोगे कि आपकी यूटिलिटी धीरे धीरे डिमिनिशेस होना शुरू हो गई है. नाउ द लास्ट अजम्पशन इज सिंगल बॉन्ड. तो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया था कि अगर आप कोई भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो ना, तो उसकी यूटिलिटी तभी डिमिनिशेस होगी जब आप उसको सिर्फ अपनी एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए ही यूज़ करोगे. अगर आप उस चीज़ से अपनी मल्टीपल वांट को सेटिस्फाई कर रहे हो ना, तो पहली वांट कंप्लीट हो गई, हमारी यूटिलिटी जैसे ही हमको लगा कि डिमिनिशिंग हो रही है, हम उसको सेकंड के लिए यूज़ करना शुरू कर देंगे. तो ये लॉ तो काम नहीं करेगा क्योंकि सेकंड वांट में आपकी यूटिलिटी फिर से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी. तो हम जो भी सामान यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ सिंगल वांट के लिए ही होना चाहिए. जैसे एप्पल है तो आप सिर्फ एप्पल कंज्यूम खाने के लिए ही यूज़ करो. आप उसका एप्पल पाई या एप्पल केक बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एप्पल जो सेम शेप में है उसको कंज्यूम करोगे तो यूटिलिटी डिक्रीज़ होगी. लेकिन अगर आपने उसको चेंज कर दिया, एप्पल पाई बना दिया या स्टोर करके रख दिया कुछ भी किया, और बाद में जब आप कंज्यूम करोगे तो यूटिलिटी फिर से इंक्रीज़ हो जाएगी. तो गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन. The law assumes an experience of a single want which is completely stable at a given point of a time. तो हमारी एक ही want सेटिस्फाई होनी चाहिए. अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वो है एक्सेप्शंस. अभी आपने जो अजम्पशंस पढ़े, आपको बहुत लगा होगा कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है. अगर हम सब्जी खरीदने या एप्पल खरीदने या जो भी खरीदने जाते हैं, आपको सेम साइज़, सेम शेप और सेम कलर का तो नहीं मिलता है. हर एक चीज़ दूसरे से अलग होती है. तो ये सब अजम्पशंस थे. तो जो लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस बता दिए कि भाई ये लॉ है ना, कुछ कुछ चीज़ों पे काम नहीं करेगा. तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सेप्शंस पढ़ेंगे और ये लॉ किस हद तक क्रिटिसाइज़ किया गया था. जब भी एक इकोनॉमिक्स कोई लॉ बनाता है या कोई भी चीज़ या स्टेटमेंट देता है, तो जो दूसरे इकोनॉमिक्स है ना उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं कि ये लॉ इस पे काम नहीं करता, आपका लॉ इस तरह से सेम नहीं है, मतलब करेक्ट नहीं है. तो इसके बाद हम एक्सेप्शंस एंड क्रिटिसिज्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में.